उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम एक जो कल हमने एक पेरियोडिक टेबल पार्ट 1 डाला था यूट्यूब पे, तो आज हम पेरियोडिक टेबल पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको बच्चों कल भी बताया था, उम्मीद है आप सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी भी होगी। उस वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में आते हैं, मैंने सभी क्वेश्चनों को कवर करवाया था, जितने क्वेश्चन पिछले उसमें आए हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में। तो आज हम पेरियोडिक टेबल पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल बच्चों हमने पढ़ाया था इसके बारे में कि जो धातुओं होती है, धातुओं के कौन कौन से एक्सेप्शनल बोले तो अपवाद होते हैं। आज हम पढ़े बच्चों अधातुओं के बारे में कि अधातु में कौन कौन से अपवाद होते हैं अधातु में। तो जो कल हमने पढ़ाया था कि सभी धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है बच्चों। अधातु ऊष्मा की भी विद्युत की क्या होती है बच्चों, कुचालक होती हैं। और अधातुओं में जैसे मैंने आपको कल एक प्रश्न बताया था कि जैसे 91 क्या होता है हमारे टोटल धातुएं होती हैं, और 27 क्या होती है बच्चों, अधातुएं होती हैं। 27 क्या होती है बच्चों, अधातुएं होती हैं। तो 91 धातुएं, 27 अधातुएं होती है हमारी। तो आज अधातुओं को जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन सभी अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, कुचालक होती है। लेकिन एक्सेप्शनल में कौन सा आएगा, एक्सेप्शनल केस अगर मैं मानता हूं इसका, तो एक्सेप्शनल केस आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो ग्रेफाइट, ये सुचालक है। ये ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, ये सुचालक होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा का भी विद्युत का भी सुचालक होता है, जबकि सभी अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। अब बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि सर जब हम आवर्त सारणी का पेरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उसमें ग्रेफाइट को कोई स्थान नहीं दिया हुआ। तो बच्चों मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में बताता हूँ। देखो ग्रेफाइट हुआ, फ्लूओरीन हुआ, फ्लोरीन नहीं बच्चों, फ्लूओरीन हुआ, और एक हीरा हुआ। ये कार्बन के अपर रूप होते हैं जिन्हें हम एलोट्रॉप बोलते हैं। तो ये इसलिए इस ग्रेफाइट को क्या होता है, सुचालक होता है। कार्बन एक अधातु है और कार्बन अधातु, तो कार्बन अधातु का अपर रूप है ग्रेफाइट। अपर रूप बोले तो एलोट्रॉप होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, सुचालक होता है। मैंने और बताया था कि जैसे मैंने बताया था कल आपको कि जो धातुएं होती है, सभी धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन क्या बताया था कि एक एक्सेप्शन केस था कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी पाई जाती है बच्चों, कमरे के ताप पर द्रव अधातु भी पाई जाती है, वो होती है बच्चों ब्रोमीन। कौन सी होती है बच्चों, वो ब्रोमीन होती है, जो कमरे के ताप पर Br, एटॉमिक नंबर होता है इसका 35। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, इसका 35 नंबर पाती है ब्रोमीन। तो बच्चों कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। जबकि धातु कौन सी होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, धातु होती है पारा, जैसे हम मरकरी बोलते हैं। तो कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी पाई जाती है बच्चों, ब्रोमीन पाई जाती है। इसके बाद में बताऊं बच्चों इसके एक्सेप्शनल केसों में, और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, क्रियाशील अधातु, तो जो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु होती है फ्लोरीन। कौन सी होती है बच्चों, फ्लोरीन, जो इसको F बोलते हैं, 9 नंबर पे आती है फ्लोरीन। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु होती है बच्चों फ्लोरीन। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील मैंने आपको धातु बताई थी, तो धातुओं में क्रियाशील में क्या बताया था बच्चों, सोडियम और पोटासियम, लिथियम, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, पहले ग्रुप के, वो सगरे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील कोई अधातु पूछे तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु आती है जो फ्लोरीन, जो हमारे एटॉम नंबर होता है जिसका 9। एटॉम नंबर कितना होता है बच्चों, जिसका 9 होता है फ्लोरीन का। एक होता है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। मैं अधातु धातु नहीं बोल रहा, विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं बच्चों विद्युत ऋणात्मकता को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तत्व की होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है बच्चों। देखो याद रखना, फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। तो फॉर्म से याद रख लेना, फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमें जब एसिड बेसिस साल्ट पढ़ेंगे, बोले तो अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे, तो उसमें भी विद्युत ऋणात्मकता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो उसकी इक्वेशन होती है, जो उसकी केमिकल इक्वेशन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है,
और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की, तीसरे नंबर पर होती है बच्चों नाइट्रोजन की, उसके बाद होती है क्लोरीन की, उसके बाद होती है ब्रोमीन की, उसके बाद होती है आयोडीन की। तो ये फोन से याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बच्चों कि किसी एटम के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, खींचना, वो होती है एक प्रकार से हमारी विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं उसे। तो सबसे अधिक होती है बच्चों फ्लोरीन की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे अधिक किसकी होती है विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की होती है बच्चों। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद किसकी होती है बच्चों, ऑक्सीजन की होती है विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद होती है बच्चों नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन से याद रखना, फोन से। तो विद्युत ऋणात्मकता मेरे हिसाब से आपका पॉइंट कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसमें, तो ये धातु तो जितने भी एक्सेप्शन केस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद पढ़ते हैं हेलोजेंस क्या होते हैं। हेलोजन, तो बच्चों जो हेलोजन होते हैं, जो 17वां ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, 17वें कॉलम, 17वें कॉलम के जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व होते हैं, वो सभी सभी हेलोजेंस होते हैं। तो जितने सारे प्रश्न, संभावित प्रश्न हेलोजन से बनते हैं, मैं आपको सारे करा दूंगा। सबसे पहले होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहीं तक पढ़ना हमको। तो जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो फ्लोरीन आता है 9 पे, क्लोरीन आता मान चलो 17 पे आता है, ब्रोमीन आता 35 पर। अब इनका मतलब क्या है, हेलोजेंस का मतलब क्या है, हेलोजेंस की अगर डेफिनेशन पूछे या परिभाषा पूछे हेलोजेंस की कि कौन से तत्व हेलोजन तत्व होते हैं, तो देखो मैं इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं। बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के LM, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें बचे 7। इसका बनाते हैं, ये तो हो गया फ्लोरीन का। क्लोरीन का बनाते हैं तो K सेल होगी, L सेल होगी, M सेल होगी, 2, 8, 7। बच्चों एक चीज नोटिस करते हैं हम इसमें कि जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बच्चों, इसकी में 7। तो लास्ट सेल में, लास्ट सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम कक्षा को बोलते हैं वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा। तो बच्चों इनकी जो संयोजी कक्षा होती है, मतलब जो लास्ट सेल होती है जिसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो हेलोजेंस तत्व होते हैं उनकी अंतिम सेल में, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिन्हें हम। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा इसमें ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हेलोजन तत्व है या नहीं है। तो बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी हेलोजेंस तत्व होते हैं हमारे। तो याद रखना बच्चों, इनकी अंतिम सेल, बोले तो अंतिम कक्षा में, बोले तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो प्रश्न याद रखना है। एक इनकी वैलेंसी, वैलेंसी बोले तो बच्चों क्या होती है, वैलेंसी बोलते हैं संयोजकता को। आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने संयोजकता निकालनी सिखाई थी। तो बच्चों इसकी वैलेंसी होती है बच्चों 1। वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 1। मैं दोबारा बता देता हूं थोड़ा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। वैलेंसी बोले तो संयोजकता, किसी भी तत्व की हम संयोजकता कैसे निकालते हैं, जैसे संयोजकता एक तो 0, 1, 2, 3 या 4। संयोजकता बोले तो वैलेंसी कभी भी इनसे ज्यादा नहीं हो सकती। जो हमारी संयोजकता वैलेंसी होती है वो इनके बीच में ही रहेगी बच्चों, इनसे ज्यादा कभी हमारी संयोजकता नहीं हो सकती। तो संयोजकता किससे निकालते हैं, वैलेंस सेल, अंतिम कक्षा, जो हमारी संयोजी कक्षा होती है उससे हम वैलेंसी निकालते हैं। तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर लास्ट अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में अगर हमारे 0, 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो बच्चों वो तो होती है हमारी कौन सी, वही वैलेंसी होती है, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचे, जैसे इसमें बच गए 7, इसमें भी 7 है, तो इसे बच्चों 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 में 7 गए तो 1, यहां भी बचेगा 8 में तो 7 जाएंगे, कितने बचेगा 1। तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों, एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि हेलोजन तत्व की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। हेलोजन तत्व में बार बार बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता हेलोजन तत्व कौन से होते हैं। तो हेलोजन तत्व वे होते हैं जिनकी अंतिम सेल, बोले तो संयोजी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनकी वैलेंसी बोले तो संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ये एग्जांपल भी याद रखना कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये इनमें ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पाई जाती है। किनमें, हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों, फ्लोरीन में ही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है बच्चों, सबसे अधिक फ्लोरीन की, मैंने अभी बताया था पिछले उसमें। तो बच्चों ये होता है हमारा हेलोजन से संबंधित, जो कौन से ग्रुप में आते हैं बच्चों, 17 ग्रुप में आते हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, उसमें 17वें ग्रुप, जैसे कॉलम बोलते हैं, 17वें ग्रुप को हम हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलोजन ग्रुप भी 17वें ग्रुप को बोला जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके 18वें ग्रुप को। जो इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक बनते हैं बच्चों, मैं इसे सारे संबंध करा दूंगा, जो क्वेश्चन
पूछे जाते हैं पेपर में। अब पढ़ते हैं 18वें ग्रुप को, ये 18वें कॉलम को। बच्चों 18वें ग्रुप या 18वें कॉलम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीरो ग्रुप या जीरो कॉलम भी इसे कहा जाता है। बच्चों जीरो कॉलम इसे क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण है। 18वें ग्रुप में जैसे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडॉन है। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये हमारी सभी क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं बच्चों नोबल गैसेज। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? नोबल गैसेज, नोबल गैसेज, या जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस। इनके बहुत सारे नाम है बच्चों, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस जिन्हें कहा जाता है। तो बच्चों हीलियम ये हो जाएगा बच्चों हीलियम, ये हो जाएगा नियॉन, ये हो जाएगा बच्चों आर्गन, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, ये हो जाएगा बच्चों जीनोन और ये हो जाएगा बच्चों रेडॉन। ये हमारी 6 क्या होती है बच्चों? इनर्ट गैस बोल लो, इनर्ट गैस भी बोला जाता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बोल लो, निष्क्रिय गैस बोल लो, उत्कृष्ट गैस बोल लो, नोबल गैसेज बोल लो। बहुत सारे नाम है बच्चों इनके। तो कितनी होती है बोल बच्चों? टोटल 6 होती है। टोटल कितनी गैसेज होती है बच्चों? उत्कृष्ट गैस 6 होती है हमारी, जिन्हें 18वें ग्रुप कॉलम में रखा जाता है। जिसे जीरो ग्रुप कॉलम क्यों कहा जाता है उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि देखो हीलियम कितने नंबर पे आता है बच्चों? 2 पे, नियॉन कितने पे आता है बच्चों? 10 पे, आर्गन कितने पे आता है? 18 पे। इससे यहीं तक समझ में आ जाएगा। देखो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के एल 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, के एल एम 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखो इसकी अंतिम सेल, ये भी अंतिम सेल, इसमें तो एक ही सेल है कंप्लीट फिल है। ये भी सेल अंतिम सेल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल है, इसमें भी क्या है? कंप्लीट फिल है। तो बच्चों मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, तो इनकी जो वैलेंसी होती है, जो इनकी संयोजकता होती है, वो होती है बच्चों जीरो। संयोजकता कितनी होती है बच्चों इनकी? जीरो होती है। इसलिए इसे संयोजकता बोले तो वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है बच्चों इनकी? जीरो होती है। क्योंकि इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीरो कॉलम कहा जाता है। दूसरी बात, पूरी पेरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में ये वो तत्व होते हैं जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, कोई रिएक्शन नहीं दिखा। सिर्फ एक जीनोन है जो थोड़ा बहुत कंपाउंड बोले तो यौगिक बनाने का काम करता है, जीनोन, वरना और इनमें से कोई ना किसी के साथ यौगिक बनाता है, ना किसी के साथ वो कोई रिएक्शन करता है। इसलिए इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि कोई ये रिएक्शन नहीं करते। बच्चों रिएक्शन कौन करेगा? रिएक्शन वो तत्व करते हैं जिन्हें अपने अपने या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन वो किसी को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन भाग ही नहीं लेते, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में अपने पेरियोडिक टेबल में स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी कंप्लीट सेल्फ फिल होती है। अब ये क्यों डोलेंगे किसी के पास में कि भाई हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये खुद स्टेबल है, तो इसे किसी के साथ ना रिएक्शन करते हैं, ना किसी के साथ में रिएक्शन में भाग लेते हैं। ये होते हैं बच्चों। अब इसके बारे में हम कुछ कुछ वो बता देते हैं हीलियम के बारे में। एक तो ये चीज याद रखना कि इनकी वैलेंस सेल बोले तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? जीरो होती है। उसके बाद में हम इसमें पढ़ते हैं कि हीलियम, जो हमारा हीलियम होता है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। अब मैं इसके कुछ यूजेज बता देता हूं बच्चों हीलियम के। एक तो हीलियम हाइड्रोजन के बाद हीलियम ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व है, और हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है। बच्चों मैंने सबसे हल्की अक्रिय गैस बोला है, ना कि वैसा हल्की बोली। तो ये होता है हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस। कौन सी होती है बच्चों? हीलियम होती है बच्चों, सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है बच्चों हीलियम। अरे दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं ब्रह्मांड में, पहले नंबर पाया जाता है हाइड्रोजन तत्व, जो मैंने आपको कल बताया था पहली वीडियो में। तो बच्चों सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है बच्चों हीलियम होती है। दूसरे नंबर पर क्या पॉइंट आता है इसमें? हमने देखा होगा जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, या जैसे मान के चलो कोई रोगी को जो वो दिया जाता है, कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, तो बच्चों उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का मिक्सर किया जाता है, और वो मिक्सर होता है 1:4 के अनुपात में। जो 1:4 के अनुपात में वो मिक्सर होता है, मतलब हीलियम के साथ ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का मिश्रण दिया जाता है। बच्चों क्यों दिया जाता है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, वो अपने आप में बहुत ठंडी प्रकृति की होती है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बहुत ठंडी प्रकृति की होती है, इसलिए अगर मान चलो रोगी को डायरेक्ट दे दिया जाएगा तो वो नुकसान करेगी अंदर जाके बॉडी में, क्योंकि पहले रोगी बीमार है, ऊपर से उसे ठंडी गैस दे देंगे। तो इसीलिए उसके साथ में हीलियम का मिक्सर किया जाता है। बच्चे बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हीलियम का मिक्सर ही क्यों किया जाता है, कोई कारण क्या है? क्योंकि बच्चों अगर हम उसमें नाइट्रोजन का मिक्सर देंगे तो बाकी जितनी अदर गैसेज है वो सारी ब्लड में घुल जाती हैं,
सारी सारी ब्लड में घुल जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन का क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्यों नहीं किया जा सकता ऑक्सीजन साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन पहली बात तो ठंडी प्रकृति की होती है, दूसरी बात नाइट्रोजन हमारे ब्लड में विलय है, ब्लड में घुल जाती है रक्त में, जबकि हीलियम हमारे ब्लड में नहीं घुलती। दूसरी बात ये हीलियम सबसे हल्की भी होती है जो ब्लड में भारीपन नहीं आने देती। बाकी अदर गैस ये भी रिएक्शन नहीं करती ब्लड के साथ में, लेकिन दिक्कत क्या है, ये कुछ इनमें तो एक दो गैस जहरीली भी होती हैं, दूसरी बात क्या है कि ये उससे भारी होती है, जबकि हमें हल्की गैस चाहिए। तो कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन साथ में किसका मिक्सर किया जाता है बच्चों, हीलियम का मिक्सर किया जाता है। आजकल तो गुब्बारों में गैस भरी जाती, पहले हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, अब हीलियम गैस भरी जाती है उन्होंने। दूसरी बात बच्चों, जो वायुयान के टायर होते हैं, जब वायुयान के टायर होते हैं, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, हीलियम गैस भरी जाती है। यहां पे लिख देता हूं, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों बच्चों, इसका भी एक कारण, क्योंकि रिएक्शन नहीं करती। जब हवाई जहाज है, वायुयान नीचे उतरता है उस पे रनवे पर, तो ये रिएक्शन करता, बहुत ज्यादा घर्षण होता है उसके साथ रनवे के साथ में। अगर हम कोई और गैस भरेंगे तो बच्चों वो रिएक्शन कर जाती है वो उसके साथ में, और वो क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो सकते हैं, फट सकता है टायर। इसीलिए वायुयान के टायरों में भी कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, हीलियम गैस भरी जाती है। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है, 1:4 के अनुपात में रोगियों को दी जाती है, किसमें मिला के, कृत्रिम श्वसन के लिए। दूसरी बात वायुयान के टायरों में भरी जाती है। चौथी चीज क्या होती है बच्चों इसमें, चौथी चीज ये होती है कि ये गुब्बारों में भी कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, हीलियम गैस भरी जाती है। तो बच्चों इसके बाद में पढ़ते हैं नियोन के बारे में बच्चों। तो देखो हीलियम के जितने भी संबंधित पॉइंट थे, मैंने आपको हीलियम के सारे संबंधित पॉइंट बता दिए, हीलियम के यूजेस कहां कहां पे होता है, हीलियम क्या काम करती है। तो चलो पढ़ते हैं नियोन के बारे में। नियोन एक लैंपों के यूज होती है, तो हमने देखा होगा जब हम रात को सफर करते हैं कहीं पे, या जो वायुयान के, जो वायुयान जहां पे वायुयान उतरते हैं रनवे पर, रनवे के दोनों तरफ भी लैंप लगे होते हैं जिससे उन्हें रनवे रात को आसानी से दिखाई दे, या रोड के दोनों तरफ लैंप लगे होते हैं, तो बच्चों को नियोन लैंप लगे होते हैं, नियोन लैंप। तो नियोन लैंप दिखाने का काम आता रात को, नियोन लैंप। तो नियोन लैंपों में कौन सी गैस भरी होती है बच्चों, नियोन गैस भरी होती है। इसके बाद इसका इससे बाद और कोई यूजेज नहीं होता। और ये कि रनवे पर, रनवे के दोनों तरफ हवाई पट्टी को दिखाने के लिए, क्योंकि रात के समय जब हवाई जहाज उतरता है रनवे पर, तो दोनों तरफ ये होते हैं, ये नियोन लैंप लगे होते हैं जिससे उनको रनवे आसानी से क्लियर दिखाई दे कि हमको इनके बीच में ही उतरना है। दूसरी बात एक होती है बच्चों आर्गन गैस। आर्गन के मैं आपको बताऊं तो एक तो विद्युत बल्ब में गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में। तो बच्चों विद्युत बल्ब में भी कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, आर्गन गैस भरी जाती है हमारी विद्युत बल्ब में। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आर्गन का, आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है बच्चों, जो हमारी ये लाइट होती है, ट्यूब लाइट बोलते हैं जिन्हें हम हिंदी में पृथ्वी दीप्ति बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पृथ्वी दीप्ति बल्ब। तो बच्चों जो पृथ्वी दीप्ति बल्ब होते हैं जिन्हें हम ट्यूब लाइट बोल देते हैं, ट्यूब लाइट में आर्गन के साथ में पारे की वाष्प भरी जाती है बच्चों। क्या भरी जाती है बच्चों, आर्गन के साथ में पारे की वाष्प, आर्गन प्लस में पारे की वाष्प। जब हम कभी जो लंबी वाली ट्यूबलाइट होती है उसको फोड़ते तो उसे सफेद सफेद से पाउडर सा उड़ता है, जो बच्चों पारे की वाष्प होती है, पारा बोलते हैं बच्चों मरकरी को। तो मतलब आर्गन के साथ में मरकरी की वाष्प या पारे की वाष्प, वेप्योर भरे जाते हैं उसमें, किसमें बच्चों, ट्यूबलाइट में। जब उसको फोड़ते हैं तो उसमें आर्गन गैस तो होती पारे की वाष्प होती है, जो सफेद सफेद पाउडर सा उसमें से उड़ता है। तो आर्गन एक तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है, प्रतिदीप्ति बल्ब में, ट्यूबलाइट में जैसे आर्गन प्लस में पारे की वाष्प भरी जाती है। ये होते बच्चों हमारे आर्गन के कुछ यूजेज होते हैं। दूसरी बात आर्गन इन सभी में, वायुमंडल में बोले तो हमारे एटमॉस्फेयर सबसे अधिक गैस कोई पाई जाती है, तो पाई जाती है बच्चों आर्गन पाई जाती है मात्रा में। और सबसे हीलियम क्या होती है बच्चों, सबसे हल्की गैस होती है। देखो बच्चों मैंने बताया था हीलियम का पॉइंट, ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर हीलियम पाई जाती है, लेकिन बच्चों एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक गैस आर्गन पाई जाती है। ध्यान रखना वायुमंडल में तो आर्गन पाई जाती है सबसे अधिक अक्रिय गैस, लेकिन अगर ब्रह्मांड में पूछे कि ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है दूसरे नंबर पर, तो हाइड्रोजन के बाद बच्चों आता है हीलियम का नंबर। कंफ्यूज नहीं होना, ब्रह्मांड में और वायुमंडल में अंतर है। तो अगर ब्रह्मांड आए तो बच्चों उसमें आना हीलियम, अगर वायुमंडल आए तो बच्चों उसमें आना आर्गन गैस। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों में इसमें से क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के कोई खास यूजेस नहीं है, जीनोन के पढ़ते हैं बच्चों। तो जीनोन एक तो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। किसमें थे ये सबसे अधिक यौगिक, यौगिक बोलते बच्चों कंपाउंड को, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, घाव भरने में मदद करती है, घाव भरने में मदद करती है। तो जो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस, यौगिक बोलते हैं बच्चों कंपाउंड को, सबसे अधिक कंपाउंड बनाने वाली गैस है।
यौगिक क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, इनके भी हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, एक दो दिन में इनके लेक्चर लेकर आएंगे। कंपाउंड बोले तो यौगिक क्या होता है, क्या अंतर होता है, मिश्रण क्या होता है, यौगिक मिश्रण में कौन कौन अंतर होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन बच्चों हम आपको आसानी से करवाएंगे। तो बच्चों जीनोन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस है, घाव भरने में मदद करती है बच्चों, कौन सी, जीनोन गैस। रेडॉन आती है बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है रेडॉन से, जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनर, कि इनमें से जो हमारी कौन सी गैस बच्चों, नोबल गैसेज हैं, उत्कृष्ट है बोल लो, निष्क्रिय बोल लो, इनर्ट गैस बोल लो, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में बोले तो एनवायरमेंट में नहीं पाई जाती बच्चों, रेडॉन गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये गैस तब आती है वायुमंडल में हमारे में, तब क्या होता है, या तो भूकंप आना हो, या सुनामी आनी हो, या कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता हो, तब बच्चों रेडॉन गैस की मात्रा हमारे एनवायरमेंट में अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी बात बच्चों, रेडॉन ये सबसे भारी गैस होती है, सबसे भारी गैस क्या होती है बच्चों, रेडॉन। रेडॉन गैस हमारी सबसे भारी गैस होती है। दूसरी बात, रेडियोथेरेपी हो गया, जो रेडियोथेरेपी करते हैं हम, या कैंसर के उपचार में, किसमें बच्चों, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में बच्चों रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे भारी गैस होती है एनवायरमेंट में, और ये बच्चों एनवायरमेंट में नहीं पाई जाती, बार बार बोल रहा हूं, ऐसी कौन सी उत्कृष्ट गैस बोल लो, नोबल गैस बोल लो, जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वो कौन सी होती है बच्चों, रेडॉन। इसकी मात्रा कब बढ़ती है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता हो, भूकंप आने का संभावना हो, सुनामी आती हो, उसके बाद में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो सबसे भारी गैस होती है। और कैंसर के उपचार में कौन सी गैस होती है बच्चों, रेडॉन गैस यूज होती है। उसके बाद में बच्चों मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूं, जो हमारा वायुमंडल होता है, मैंने आपको बताया था कल भी कि वायुमंडल में हमारे में कौन सी गैस 78% कौन सी पाई जाती है बच्चों, नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। 21% कौन सी पाई जाती है बच्चों, ऑक्सीजन। 0.03% बच्चों कौन सी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोलते हैं। अब मैं इससे संबंधित एक पॉइंट बताता हूं बच्चों, कि जो हमारी उत्कृष्ट गैस थी, नोबल गैसेस थी, पूरे वायुमंडल का 1% गैस बनाती है, मतलब 1% गैसों, जो 100% 1% गैसों का निर्माण, 1% गैसों का निर्माण किससे होता है, उत्कृष्ट गैसों से होता है, उत्कृष्ट बोले तो नोबल गैसों से होता है, नोबल गैसों से होता है। तो 1% गैसों का निर्माण उत्कृष्ट गैसों नोबल गैसेस से होता है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा पॉइंट। तो बच्चों हम पढ़ेंगे आप बाउंड नियम क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज का कैसे निकालते हैं, तो ये होता है बच्चों आप बाउंड नियम, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो देखो हमारी सेल बताई थी मैंने आपको, के सेल बताई थी, एक एल सेल थी, एम सेल थी और एन सेल थी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोल लिया, कक्षा बोल लिया। तो जो के सेल में यहाँ पे देखो, के सेल में बच्चों देखो एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पी में होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, डी में होते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में होते हैं हमारे बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के सेल में बोल रहे तो के ऑर्बिट में कितनी सब ऑर्बिट होती है, 2, एक होती है, नाम क्या होता है उसका, एस सब ऑर्बिट। एल सेल में कितनी सब ऑर्बिट होती है, 2। के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, एन सेल में ये भी क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है कि कितनी सब ऑर्बिट होती है, तो एल में होती है बच्चों 2, नाम कौन कौन से रहेंगे, एस और पी। एम में रहेंगे बच्चों 3 सब ऑर्बिट, एस पी और डी। एन में रहेंगे बच्चों 4 सब ऑर्बिट, एस पी डी और एफ। अब देखो इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, के सेल में 1 है तो यहां आ गई बच्चों 1, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 8, तो बच्चों एस में कितने होते हैं 2 और पी में कितने होते हैं बच्चों 6, तो कितने हो जाएगा टोटल, इसमें 8 हो जाएगा। यहां पे देखो बच्चों कितनी सब ऑर्बिट होती हैं, इसमें 3 होती हैं, एस कितने हो गए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, तो बच्चों टोटल कितने हो जाएंगे 18। यहां पे देखो एन सेल में कितनी सब ऑर्बिट है, कितनी उपकक्षा होती है बच्चों 4 होती है, कौन कौन सी, एस पी डी और एफ। तो बच्चों ये होती है, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और इसमें कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं 14, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 32। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ कि एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों सब ऑर्बिट होती हैं, ये सब ऑर्बिट भरी जाती है बच्चों। तो इसके बाद में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, मैं 2-3 एलिमेंट के आपको एग्जांपल देता हूं, तब हम इससे आगे करेंगे इसके। तो जो ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिया सोडियम का, सोडियम का बच्चों होता है Na, एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 13 होता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो जो मैंने केमिस्ट्री की बच्चों बनाई थी, सबसे पहली वीडियो, तो उसमें बताया था अगर कोई ऑड नंबर पे
मतलब कोई विषम संख्या पे कोई एलिमेंट आता है, कोई तत्व आता है, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ते हैं, तब निकल कर आता है उसका 11 दूनी 22 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23। लेकिन अगर कोई सम नंबर पा जाता है जैसे एलसीएम कैल्शियम, ये 20 में होता है तो इसका डायरेक्ट 2 से गुना कर देते 40। अगर कोई सम संख्या पे आता है कोई एलिमेंट तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई विषम संख्या पे आता है तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हैं। ऐसे लिखाते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वेट लिखाते हैं, एटॉमिक वेट लिखाते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों। अब वैसे अगर मैं इसका करूं इलेक्ट्रॉन तो के सेल होगी, एक एल होगी, एक एम सेल होगी। तो जो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी सेल में 8 आते हैं, एम में कितने बच्चे बच्चों 1 बच्चे। लेकिन बच्चों अगर मुझे इसका आपभाव नियम से बनाना हो तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, एस कैसे लिखते हैं, पी कहां पे आएगा। देखो तो सुनो ध्यान से बच्चों, एक फार्मूला बताता हूं मैं आपको। एक होता स्कूल, स्कूल ऐसे लिखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। बच्चों इस प्रकार से याद रखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और उसके बाद में फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल। उतना हमको काम नहीं आना बच्चों। अब ध्यान से सुनना, पहले एस कितने पे आता, पहले पे, ये दूसरा एस हो गया, ये तीसरा एस हो गया, ये चौथा एस हो गया, ये 5 एस हो गया, यहीं तक करते हैं हम। उसके बाद पी कौन से नंबर की सेल है बच्चों, 2 नंबर की है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। उसके बाद बच्चों डी कौन से नंबर की थी, तीसरे नंबर की सब ऑर्बिट थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 4। पी के बाद 4 पी तो यहाँ पाएगा बच्चों 5 पी, यहाँ पे 5 एस, यहाँ पाएगा 6 एस। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे करते हैं। इनके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन पुट कर लो। मैंने बताया था एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एस में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पी में होते हैं 2, 6, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, इसमें 2, डी में कितने होते हैं बच्चों 10, पी में कितने होते हैं बच्चों 6, एस में कितने होते हैं 2, डी में कितने होते हैं बच्चों 10, पी में 6, एस में 2। ये भर ली बच्चों। अब मान के चलो मुझे सोडियम को बनाना है तो बच्चों ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 और 6 10। यहाँ पे कितना बच्चों 2 12। हमें करना किसका है, सोडियम का। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा बच्चों मैं 1। तो मेरे ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों मेरा सोडियम का। बच्चों किसका बनेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। याद कैसे करना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमको जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पूछा जाता है वो ज्यादातर 20 तक ही पूछा जाता है, 20 एलिमेंट तक। मैं आपको कैल्शियम को बना के दिखाता हूं, जो कैल्शियम आता है बच्चों 20 पर। तो देखो स्कूल स्कूल लिखते हैं, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, यहां पे करके देखते हैं 1 2 3 और 4 एस, 2 से पी चालू होता है 3, 2 इलेक्ट्रॉन एस के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 6, इसके 2, इसके 6, इसके 2। देखते हैं कितने होते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम का हो जाएगा। सिंपल तरीका है, याद नहीं करने वैसे जैसे मास्टर कराते हैं स्कूलों में ऐसे कराते हैं, वो चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों हमें याद करना किस प्रकार से, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैंने आपको पहले बता दिया, एस फर्स्ट नंबर की सब ऑर्बिट होती है, पी दूसरे नंबर की होती है, तीसरे नंबर की डी होती है, चौथे नंबर का क्या होता है बच्चों, एफ होता है। इसलिए अगर कहीं पे एस है तो एस 1 से स्टार्ट करेंगे, पी एफ पी 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखो डी है तो डी 3 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में एफ आएगा, एफ 4 से स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये 1 एस हो गया, तो ये 2 एस, इससे आगे ऐसा आएगा तीसरा पी, लेकिन 2 से स्टार्ट करना है। उसके ऊपर उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देनी है। जैसे यहाँ पे सोडियम था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं। तो जो इस प्रकार से सोडियम के या कैल्शियम के इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो आपभाव प्रिंसिपल से निकालते हैं, और इसी से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो लास्ट सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 1 है, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि जो संयोजकता निकालते बोले तो वैलेंसी निकालते हैं वो हम लास्ट सेल के आधार पे ही, लास्ट कक्षा के आधार पे ही निकालते हैं। दूसरी बात ये हो जाएंगे बच्चों कोर इलेक्ट्रॉन, जो सेल कंप्लीट फुल होगी उन्हें बोलते हैं बच्चों कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। तो जो ये हमारा कुछ था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं किसी भी चीज का। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपभाव नियम का था बच्चों को 10वीं में तो नहीं है बच्चों, 11वीं में 12वीं में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, लेकिन वो हमारे जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं नहीं पूछे, तो IIT JEE नीट में पूछे जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर किसी टॉपिक पे हमें आगे वीडियो बनानी तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।